हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे बीए। हमारा एसपी और इको अभी जो SA1 का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया। इसमें हम पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर। वो हमारा है मार्गदर्शन, यानी हमें राह बताना, जानकारी देना। उसमें कल हमने पढ़ा था मास्लो का आवश्यकता का अग्रतम, यानी उनके अनुसार सबसे पहले क्या हमारी आवश्यकताएं होती है। फिर उसके बाद हमने मौद्रिक प्रोत्साहन और अमौद्रिक प्रोत्साहन को पढ़ा था। आज हम नेतृत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि नेतृत्व क्या होता है। जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है वहाँ नेतृत्व का प्रश्न होता है, यानी व्यक्ति जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो उनमें कई प्रश्न उठते हैं, मन में कि कई सवाल उठते हैं। औद्योगिक इकाई में कर्मचारी का समूह कार्य करता है। अब जब औद्योगिक इकाई होती है तो काफ़ी बड़ी सारी होती है, छोटी इकाई नहीं होती। तो उसमें कर्मचारी जब काम करते हैं तो वो भी समूह में ही काम करते हैं। इस समूह को नेतृत्व प्रदान करता होता है। अब जब समूह बहुत ज़्यादा व्यक्ति जब वहाँ हो जाते हैं तो उस समूह का नेतृत्व करना, यानी लीडरशिप उनकी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। नेतृत्व परस्पर प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, यानी एक दूसरे को प्रोत्साहित करके काम करवाया जा सकता है। ये किसके द्वारा होता है? ये नेतृत्व के द्वारा होता है। जो इसका लीडरशिप होता है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। नेतृत्व के द्वारा व्यवस्था तंत्र की कार्य क्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है, यानी उनका जो वो काम करने का जो तरीका है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। व्यवस्था तंत्र के ढांचे को धड़कता रखा जा सकता है। धड़कता मीन्स होता है कि वो जो व्यापार जो चल रहा है उसको और आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। नेतृत्व कार्यदक्ष व्यवस्थाओं की आधारशिला है। अगर लीडरशिप है, नेतृत्व है, तो व्यवस्था तंत्र अच्छे से काम करवाया जा सकता है। व्यवस्था तंत्र के अंदर यानी जो कंपनी है उसमें इसकी आधारशिला इसीलिए माना जाता है। जिस प्रकार एक मकान उसके आधारशिला पर स्थिर होता है, उसी प्रकार नेतृत्व अगर अच्छा है तो व्यवस्था तंत्र भी अच्छा ही होता है। नेता अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार के द्वारा समूह के अन्य सदस्यों के प्रयत्नों को निश्चित दिशा की ओर मोड़ता है। नेता और अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार से, यानी नेता क्या करता है? नेता मीन्स जो लीडरशिप का मेंबर हेड होता है वो क्या करता है कि वो अपने व्यवहार को इस तरीके से करता है, इस तरीके से लोगों के मध्य रखता है, या उसमें कोशिश करता है, प्रयत्न करता है कि अपना जो औद्योगिक व्यापार है वो सही दिशा में और आगे की ओर बढ़ता रहे। निर्धारित ध्येय यानी उद्देश्य, लक्ष्यांश प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को प्रोत्साहित विश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी जब भी हम कोई औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक इकाई शुरू करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है, हम अपना एक उद्देश्य रखकर काम शुरू करते हैं। अब उद्देश्य जो हमारा वो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए हमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और कर्मचारियों को प्रोत्साहन, विश्वास और मार्गदर्शन देने का कार्य किया जाता है नेतृत्व के माध्यम से। इसीलिए नेतृत्व अन्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यानी दूसरे व्यक्तियों को जो प्रेरणा दी जाती है वो नेतृत्व के माध्यम से ही दी जाती है। अब इसमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छा से प्रयत्न करें, यानी अपनी मर्जी से काम करते हैं, इच्छा से काम करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो प्रभाव डालने की प्रवृत्ति और गुण को नेतृत्व कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है कि वो उनके ऊपर जो प्रभाव डाला जाता है, यानी अच्छा काम करने के लिए समझाया जाता है, वो ही नेतृत्व कहलाता है। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार अलग अलग अर्थशास्त्री होते हैं, उनके अनुसार अलग अलग ही विचार प्रकट किए जाते हैं। नेतृत्व यह अभी कह रहे हैं डॉक्टर जॉर्ज और टेरी के अनुसार, नेतृत्व यह समूह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह स्वेच्छा से प्रयत्न करें, यानी जो भी औद्योगिक इकाई में जो कर्मचारी काम करते हैं वो समूह में करते हैं। अब नेतृत्व समूह उद्देश्यों की प्राप्ति, अब समूह जब काम करता है तो उनके आगे उद्देश्य रखा जाता है। उद्देश्य क्या है? अपनी इकाई को आगे बढ़ाने का, और वो अपनी इच्छा से ही, यानी मन लगा करके काम करें, उसको आगे बढ़ाने का, उद्देश्य पूरा करने का प्रयत्न करें। इस तरह से कर्मचारियों पर अपना प्रभाव डालने की एक प्रवृत्ति है। उपरोक्त व्याख्याओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि नेता अपने समूह का एक प्रभावशाली व्यक्ति है, यानी नेता को कहा जा सकता है कि वो अपने समूह में एक अपना प्रभाव डालता है, जिससे वो व्यक्ति आगे ऊपर के कार्य करते हैं।
जो बिना किसी दबाव से उनको मार्गदर्शन प्रेरणा देकर स्वच्छता पूर्वक वांछित परिणाम प्राप्त करता है, इस कुशलता की नेतागिरी के रूप में कही जाती है। यानी उनका काम क्या होता है, नेतागिरी का नहीं होता, लेकिन वो अपने कार्य को अच्छे से किस प्रकार से कराए, ये काम उनका होता है। अब है लक्षण, नेतृत्व के लक्षण यानी क्या लाभ है। सबसे पहला इसमें अधीनस्थों का अस्तित्व। नेता सदैव अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करता है। अधीनस्थ कौन होते हैं, जो उसके अधीन रह करके काम करते हैं, किसके, इकाई के, यानी औद्योगिक इकाई, कंपनी के। इसीलिए नेतृत्व को अमल के लिए अधीनस्थों का अस्तित्व होना भी आवश्यक है। अब अगर इसके नेतृत्व की अमल में लाना है, काम में लेना है, सही काम कैसे करना है, तो इसके लिए अधीनस्थ का अस्तित्व होना आवश्यक है। यानी उनके अधीन रहकर जो व्यक्ति काम करता है उनका होना भी आवश्यक होता है। दूसरा है निरंतर प्रक्रिया। जब तक इकाई का अस्तित्व हो तब तक अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है। यानी जब तक इकाई चलती रहती है, व्यापार आगे चलता रहता है, तब तक अधीनस्थ जो उसके अंदर रह करके काम करते हैं उनका भी नेतृत्व बढ़ाया जाता है। नेता की स्वीकृति अधीनस्थ के द्वारा ही होनी चाहिए। नेता जो स्वीकृत करते हैं, कोई बात हम नहीं कहते हैं तो, लेकिन अधीनस्थों के माध्यम से ही होनी चाहिए। नेता मार्गदर्शन देता है, अधीनस्थ उसका अनुसरण करते हैं। यानी जो व्यक्ति काम करते हैं उनको अनुसरण का, जो व्यक्ति काम करते हैं उनको करवाने का काम नेतृत्व के द्वारा ही करवाया जाता है। तीसरा पॉइंट है नेतृत्व की स्वीकृति। नेतृत्व के लिए नेता और अधीनस्थ का होना आवश्यक है। अब ये जब दोनों होंगे तभी कंपनी में काम किया जा सकता है, अन्यथा इसमें काम नहीं होगा। नेता की स्वीकृति अधीनस्थों के द्वारा होनी चाहिए। यानी कौन सा नेता चुनना है, किस प्रकार का चुनना है, वो अधीनस्थ ही चुन सकते हैं, उनके द्वारा ही उनकी स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। नेता मार्गदर्शन देता है और अधीनस्थ उनका अनुसरण करता है। नेता तो सिर्फ उनको राह बताता है किस प्रकार से काम करना है, लेकिन काम कौन करेगा, अधीनस्थ, जो उनके अधीन रहकर व्यक्ति काम करते हैं उनके अनुसार ही काम किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है अनौपचारिक और प्रभाव डाल सके ऐसे संबंध। नेता औपचारिक रूप से समूह का प्रमुख है। नेता क्यों चुना जाता है, क्योंकि उनका लीडर बनाया जाता है कि जो भी काम करना है उसके माध्यम से ही किया जाता है, तो वो समूह का प्रमुख भी माना जाता है। परंतु नेता अनौपचारिक रूप से भी अपने परिचय में आने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालकर कर सकता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनको प्रेरित भी कर सकता है। नेता क्या कर सकता है, अपना परिचय आने वाले व्यक्ति के व्यवहार के रूप में, यानी जो व्यक्ति है उसको व्यवहार अपने अनुसार दे करके भी, अच्छा व्यवहार करके भी उनसे अच्छा काम करवा सकता है। पांचवा पॉइंट है आदर्श व्यक्ति। नेता आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। नेता अपने आचरण और व्यवहार से अपने अधीनस्थों को प्रभावित करे। यानी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका स्वभाव वगैरह इस प्रकार हो कि जो व्यक्ति है, जो अधीनस्थ उनके काम करने वाले व्यक्ति है, वो उसके व्यवहार से, आचरण से खुश होकर के काम करे। नेता में कुछ जन्मजात गुण भी होते हैं, जबकि कितने गुण विकसित किए हुए होते हैं। ऐसा गुणवान व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है। कई व्यक्ति शुरू से ही अच्छे स्वभाव के, अच्छे कामकाजी व्यक्ति होते हैं और कुछ जो अपने आप को उनके अनुसार बदलना पड़ता है, तभी वह नेतृत्व, यानी ऐसे गुण उनमें अपने आप में लाने आवश्यक है। 6 पॉइंट है अभिप्रेरणा। नेतृत्व का समावेश अधीनस्थों को प्रोत्साहन करने में होने से नेता सर्वप्रथम अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करके वांछित परिणामों की प्राप्ति भी करता है। नेता का समावेश अधीनस्थों, अब उसका काम क्या है, अधीनस्थ जो उसके अंतर्गत काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने का होता है। लेकिन प्रोत्साहित करके और अच्छे जो वांछित परिणाम, यानी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किस प्रकार से किए जा सकते हैं, ये कार्य भी नेता का ही होता है। 7वां पॉइंट है हितों की एक सूत्रता। नेतृत्व में नेता और उसके अधीनस्थों के मध्य हितों की एक सूत्रता सती है। यानी आपस में जो काम करने वाले अधीनस्थ है वो और नेता, इनमें आपस में एकता होनी आवश्यक है। यदि नेता और उसके अधीनस्थ का हित अलग अलग हो, यानी दोनों अपना अपना फ़ायदा देखते हो, अलग अलग फ़ायदा देखते हो, तो नेतृत्व प्रभावहीन और निरर्थक सिद्ध होगा। यानी तब फिर वो नेतृत्व क्या होगा, अपना प्रभाव उन पर नहीं डाल सकता और वो उनका बेकारी नेता माना जाएगा। इसीलिए दोनों की सोच एक सी होनी चाहिए। एक सी क्या कि हमें औद्योगिक इकाई के हित के लिए ही काम करना है। अब 8 पॉइंट है परिस्थिति का प्रभाव।
नेता की सफलता का आधार निश्चित परिस्थितियों पर आधारित होता है, यानी जो सफलता मिलती है उसकी परिस्थितियों पर आधारित होता है। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो तो नेता को सफलता नहीं मिल सकती। यानी परिस्थिति अगर अच्छी है तभी नेता को उसका फ़ायदा होगा। नेता को उसका फ़ायदा से मतलब होता है कि सफलता मिलती है कि हाँ, वो एक अच्छा नेता के रूप में चुना गया है, अन्यथा वो बेकार रहेगी। जब परिस्थितियाँ अगर सही नहीं देती तो नेता को भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये अभी हमने पढ़े इनके लक्षण। अब है उत्तम नेता के गुण, यानी जो उत्तम नेता उसमें क्या क्या गुण होना आवश्यक है। सबसे पहला इसमें शारीरिक गुण। एक प्रभावशाली नेता के लिए शारीरिक स्वस्थता पूर्ण शर्त है। जो नेता होता है वो सबसे पहले उसकी शर्त ये थी कि वो स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। नहीं कि अधिकतर वो वही छुट्टियाँ लेता रहेगा तो फिर उसका प्रभाव औद्योगिक इकाई पर गलत पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक बनावट, आकर्षक सौंदर्य, शांत प्रसन्न स्वभाव को कार्य प्रेरणा देता है। और उसके अलावा उसका जो शारीरिक पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए। मतलब आकर्षित से मतलब है कि रोब होना चाहिए कि देखते ही सब उन्हें सही लगे। सुंदर भी होना चाहिए, शांत मन वाला होना चाहिए कि सबकी बातों को आराम से सुने, ना कि जल्दी से गुस्सा आए। और प्रसन्न स्वभाव यानी हंसमुख, हमेशा सबकी जो भी खामियां उनको प्रसन्नतापूर्वक उनको हल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है बौद्धिक गुण। उत्तम नेता बौद्धिक शक्ति वाला होना चाहिए। बौद्धिक गुणों में निर्णय शक्ति, मानसिक क्षमता, ग्रहण शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवीन ज्ञान ग्रहण करने की तैयारी, तर्क शक्ति, दीर्घ दृष्टि, विविध कौशल्य जैसे वक्तव्य कला, गणना कौशल्य, अंतर संबंधों का ज्ञान, मानवीय कुशलता आदि का समावेश भी होना चाहिए। उत्तम में ये शक्तिशाली होना चाहिए और उसमें निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। यानी कभी भी कोई भी अगर समस्या आ जाए तो उसमें इमीडिएट डिसीजन लेना वाला होना चाहिए। उसका माइंड सही चलना चाहिए, यानी कौन सी सही है और कौन सी गलत है इसकी पहचान होनी चाहिए। ग्रहण शक्ति, सभी की बातों को पहले ग्रहण करें, यानी पहले उनको समझना आवश्यक है। उसके बाद वैज्ञानिक नई जो टेक्नोलॉजी चल रही है उन्हें भी वो जल्दी से खुद ही सबसे पहले उसे समझे, उसके बाद उस पर तर्क शक्ति के द्वारा आने वाले लंबे समय में क्या होने वाला है या नुकसान होने वाला है तो उसको सभी से अपनी कला वगैरह से, यानी उससे समस्याओं से समझौता करना आना आवश्यक है। ये सभी मानवीय कुशलता आदि का समावेश उसमें नेता में होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है मानसिक गुण। मनोवैज्ञानिक गुणों में प्रभावशाली व्यक्तित्व, साहस, सहयोग की भावना, बुद्धि, चातुर्य, कार्य रुचि, स्नेह और विवेकपूर्ण व्यवहार का समावेश होना चाहिए। मानसिक गुण यानी व्यक्ति का में इस प्रकार का गुण आवश्यक है कि वो उत्साह बढ़ाए दूसरे व्यक्तियों का, खुद में उस अपने आप में भी साहस और उनको साहस शक्ति दे। सहयोग की भावना होनी चाहिए, माइंड तेज होना चाहिए, कार्य में रुचि किस प्रकार से करे ये गुण होना चाहिए। स्नेह और विवेकपूर्ण यानी प्यार से सभी का मन जीतना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। ये सभी गुण नेता में होने आवश्यक है। 3 गुण है इसमें। अब है सूचना संचार। सूचना संचालन का एक अनिवार्य अंग है, यानी एक बात दूसरे व्यक्ति को या समूह को किस प्रकार से पहुंचाए यह एक अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। वर्तमान युग विज्ञान और सूचना संचार के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा, इस क्षेत्र की प्रगति के कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे के पास आ रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो समग्र विश्व एक बाजार बन गया है। सूचना संचार शब्दों, पत्रों, सूचनाओं, विचारों, मतों आदि के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया होती है। इकाई के विविध विभागों की जानकारी संचालक के पास होनी आवश्यक है। अगर उस संचालक के पास सभी विभाग की जानकारी होगी तभी वो अपना नया डिसीजन भी दे पाएगा और उनकी देखभाल भी कर सकता है। इसीलिए निम्न स्तर से कितनी ही जानकारी उच्च स्तर को रिपोर्ट के रूप में भेजने की आवश्यकता होती है। अब जो 3 स्तर होते हैं उच्च, मध्यम और निम्न, तो जो निम्न स्तर की जो भी जानकारी है वो सबसे पहले उच्च स्तर के पास सभी जानकारी पहुंचानी आवश्यक हो जाती है। ये जानकारी पूरी करने की प्रक्रिया अर्थात सूचना प्रेषण। ये जो भी जानकारी निम्न से उच्च तक पहुंचाई जाती है उसे सूचना प्रेषण कहा जाता है। तभी ही सूचना संचार में हुक्म और आदेश, रिपोर्ट प्राप्त करना, शिकायत, सूचना और उसका समाधान करना आदि का समावेश भी किया जाता है। सूचना संचार के लिए सूचना प्रेषण अनिवार्य है, यानी सूचना किस प्रकार से पहुंचाई जाए यह उसके लिए अत्यंत आवश्यक
अत्यंत आवश्यक होता है। अब है इसका अर्थ, सूचना संचार का अर्थ। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट और यथावत स्वरूप में जानकारी पहुंचाना, जिससे दूसरे व्यक्ति सूचना देने वाले व्यक्ति के उद्देश्य को समझ सके और उसका अमल कर सके। यानी सूचना क्यों दी जाती है? अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना, व्यक्ति के उद्देश्य, अब उस व्यक्ति का क्या उद्देश्य है उन्हें समझाने, उन उद्देश्यों को बताना और फिर उन्हें अमल में लेना, यह कार्य सूचना संचार का होता है। सूचना संचार शब्दों, पत्रों, सूचनाओं, विचारों या मंतव्यों का आदान यानी अपने मत बात का आदान प्रदान या लेन देन की प्रक्रिया को सूचना संचार कहते हैं। न्यूमैन एंड समर के कथानुसार सूचना संचार अर्थात वास्तविकता, विचारों, अभिप्राय, भावनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाला आदान प्रदान कहलाता है, यानी उसे ही सूचना संचार कहते हैं। अब है लक्षण। सबसे पहले उद्देश्य लक्षी प्रक्रिया। सूचना संचार का उद्देश्य मात्र जानकारी का आदान प्रदान ही नहीं है, यानी एक दूसरे को जो जानकारी देने का काम है वो ही नहीं है, बल्कि उसके द्वारा औद्योगिक इकाई के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करवाना है। यानी जो उद्योगों के द्वारा जो निश्चित उद्देश्य, जो भी उद्देश्य थे उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, उसका ये काम भी होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को जानकारी दी जाती है वह व्यक्ति संदेश को समझता है या नहीं, उसके लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यानी अपने उद्योग के उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा किया जाए, वो सूचना संचार के माध्यम से व्यक्तियों को जानकारी दी जाती है और फिर उस सिद्धांत को, यानी जो भी उद्देश्य दिए गए हैं सूचना संचार के माध्यम से, वो सभी व्यक्ति सही रूप से समझते हैं या नहीं, इसकी भी सावधानी रखनी आवश्यक होती है। सेकंड पॉइंट है शब्द और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना संचार में जो शब्द या भाषा उपयोग किया जाए वह स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उस भाषा को लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। द्विअर्थी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका कि अर्थ एक नहीं निकलने की बजाय उसका डबल अर्थ निकलता हो। तीसरा है द्विमार्गी प्रक्रिया। सूचना संचार की प्रक्रिया द्विमार्गी यानी दो मार्ग के द्वारा होती है। उस संचालन उद्देश्य, नीति, विधि, पद्धति और नियमों के संदर्भ में आवश्यक सूचना मध्यम और निम्न स्तर को भेजते हैं। ये द्विमार्गी होती है। उच्च संचालक वाले जो होते हैं वो अपने से उद्देश्यों को नीति विधि के अनुसार मध्यम वर्ग और निम्न स्तर को आवश्यक सूचनाएं भेजते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और निम्न स्तर से आवश्यक जानकारी रिपोर्ट के रूप में प्राप्त भी करते हैं। यानी पहले अपनी जानकारी मध्यम और निम्न स्तर के कर्मचारियों को दी जाती है, फिर उनसे पहले तो उन्हें बताया जाता है और उनके बाद सूचनाएं दी जाती है और सूचना के बाद उनके मध्यम और निम्न स्तर से आवश्यक जानकारी रिपोर्ट के रूप में भी प्राप्त करती है। यानी एक बार वो सूचनाएं देती है, दूसरी बार उनकी जानकारी लेती है, तो वो होता है द्विमार्गी प्रक्रिया। चौथा है स्थायी प्रक्रिया। सूचना संचार निरंतर और सदा चलने वाली प्रक्रिया होती है। इकाई के उद्भव के साथ ही सूचना संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और यह प्रक्रिया इकाई के अंत तक अविराम यानी जब तक चलती रहती है, जब तक वो औद्योगिक इकाई चलती रहती है। यानी जब अगर इकाई बंद हो जाती है तो ये प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, और इकाई अगर लगातार चलती रहती है तो ये सूचनाएं भी उस इकाई तक, जब तक इकाई है तब तक ये सूचनाएं भी उसमें लगातार चलती रहती है। अब है संख्या साधन, पाँचवा पॉइंट। आधुनिक समय में सूचना संचार को प्रभावशाली बनाने में अनेक साधनों का उपयोग होता है। यानी किस प्रकार से सूचना को प्रभावशाली बनाए कि दूसरों के लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए, उस प्रकार से प्रभावशाली बनाने के लिए उनमें अनेक साधनों का उपयोग भी किया जाता है। उसमें मौखिक और लिखित संदेश, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, SMS, टेलेक्स आदि की प्रयोग भी किया जाता है। यानी इसमें काफ़ी सारे साधन होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सूचना संचार है तो बिना संख्या एक साधन से ही हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी साधनों को काम में लिया जाता है। जैसे हम अपने मौखिक और लिखित अगर संदेश देना चाहते हैं
तो वो हम फ़ोनों के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए इनके, और अगर लिखित देंगे तो फिर वो SMS, ईमेल, टेलेक्स इनका प्रयोग उसमें फिर किया जाता है। और अब है अनेक प्रकार की पद्धतियाँ। सूचना संचार के अनेक प्रकार और पद्धतियाँ होती है, जैसे कि आंतरिक सूचना संचार, बाह्य सूचना संचार, फिर लिखित सूचना संचार, मौखिक सूचना संचार और संकेत सूचना संचार। इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो 5 जो सूचना संचार पद्धति होती है, अब जहाँ पर जिस प्रकार की सूचना पद्धति का उपयोग होना है वहाँ उसी ही सूचना संचार पद्धति के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है। अब 7वां पॉइंट है कार्य प्रेषक प्रवृत्ति। सूचना संचार की प्रवृत्ति के कारण अधिकारियों की और कर्मचारियों को कार्य समझ में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उनको कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। यानी किस प्रकार से और कैसा काम करना चाहिए, ये प्रेरणा इन सूचनाओं के माध्यम से दी जाती है। 8वां पॉइंट है प्रबंधकीय प्रक्रिया के साथ संबंध। सूचना संचार मुख्य रूप से इकाई के प्रबंध के साथ संबंधित है। प्रभावशाली निर्णय और प्रबंध के लिए आवश्यक सूचना इकट्ठी करके प्रबंधकीय प्रश्न, अब जो भी प्रश्न उठते हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। समाधान प्राप्त करने के लिए सूचना संचार, अब किस प्रकार से उनकी समस्याएं दूर की जाती है, इसके लिए भी सूचना संचार पद्धति को काम में लिया जाता है। 9वां पॉइंट है मानवीय प्रक्रिया। सूचना संचार मानव की नैसर्गिक बात है। सूचना संचार के माध्यम से कोई भी हो, परंतु मानव बिना, उसके कौशल के बिना सूचना संचार को अमल में नहीं लिया जाता। हम सूचना संचार जब कभी करते हैं तो किसके लिए करेंगे? मनुष्य के लिए। और करने वाला भी कौन है? मानव है। तो जब मानव होगा तभी ये प्रक्रिया चलेगी। अगर मानव ही नहीं है तो सूचना संचार की प्रक्रिया अमल में नहीं ली जा सकती है। सूचना संचार करते समय भय, प्रेम, क्रोध आदि बहुत सी बातें प्रभाव डालती है, जिससे मानवीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब ये सूचना संचार, हम अपनी बात को किसी को बताएं, वो नहीं समझ में आता है तो हमें क्या होता है? एक डर भी लगा रहता है, प्रेम भी होता है, क्रोध भी आता है, क्योंकि अपनी बात बतानी है तो प्रेम से बतानी है, गुस्सा नहीं करना है। लेकिन इनमें ये सब बातें भी प्रभाव डालती है, जैसे भय है, गुस्सा है, डर है, क्रोध है। ये किसके द्वारा होती है? ये प्रवृत्तियाँ, ये सारी प्रवृत्तियाँ मनुष्य के द्वारा ही की जाने वाली होती है, न कि मशीनी के द्वारा। कल हम पढ़ेंगे सूचना संचार की पद्धतियाँ कौन कौन सी है। आज हमने पढ़ा कि नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व समूह जहाँ पे होता है, इकाई समूह में, वहीं पे नेतृत्व ज़रूरी होता है। और उसके लक्षण पढ़े। लक्षण हमारे 8 लक्षण थे। फिर हमने उसमें उत्तम नेता के किस प्रकार से गुण चुना जाता है, तो उसके 3 तरीके से उनमें ये गुण होने आवश्यक है। उसके बाद हमने सूचना संचार की प्रक्रिया पढ़ी है, जिसके हमारे 8 लक्षण थे। तो आज का हम यहीं पे करते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।